क्या 2024 में आप प्रियंका आगे होंगी और राहुल पीछे हो जाएंगे? ये सवाल पूछा जाना लाजमी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति आज की हो रही है। ये प्रस्तुति इसलिए विशेष हो गई है कि कल ही सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई जाती है और आज का दिन राहुल गांधी के लिए सेटबैक जैसा साबित होता है जब उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसी के साथ सियासी भूचाल आ जाता है। कांग्रेस इस फैसले को तानाशाही फैसला करार देती है और कहती है कि आंदोलन जारी रहेगा, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर सीधे सीधे कह रही है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिलेगा। अगर लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे थे, पहले भी ऐसे बयान दिए गए, कोर्ट ने पहले भी साफ साफ कहा था कि ऐसे बयानों से किसी भी प्रतिनिधि को बचना चाहिए, लेकिन राहुल जी को यह बात समझ नहीं आई और आखिरकार उन्हें अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में राहुल गांधी ये कह रहे हैं, एक ट्वीट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं जनता की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, कुछ भी हो जाए यह आवाज जारी रहेगी, किसी भी तरीके से आवाज रुकने वाली नहीं है। आवाज नहीं रुक रही है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में एक सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि अब क्या कांग्रेस की खेवैया, कांग्रेस खासतौर से वो कांग्रेस जो राहुल गांधी के सहारे ही आगे चल रही थी, अब वो कांग्रेस क्या प्रियंका संभालेंगी? क्या 2024 में अब राहुल पीछे हो जाएंगे और प्रियंका कांग्रेस के चेहरे के रूप में आगे होंगी? इस तमाम चर्चाओं के बीच में सवाल यह है कि राहुल गांधी की सजा के बाद सदस्यता रद्द होना और अब भी 30 दिनों का समय राहुल के पास रहना, क्या कहीं ना कहीं से राहुल को अब भी इस मुसीबत से निकलने का कोई आसरा नजर आता है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज इस विशेष प्रस्तुति में। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जैसे ही लोकसभा सचिवालय से यह अधिसूचना जारी होती है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, सियासी भूचाल आया और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का पूरा जमावड़ा सामने आया। डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और उसके डर का कारण आप सब जानते हैं कि राहुल जी की जिस प्रकार से पदयात्रा हुई, सफलतम पदयात्रा, ऐतिहासिक पदयात्रा, और उसके बाद जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है, इससे बेहद घबराए हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त नहीं हुई। लोकतंत्र का आज आधिकारिक उसकी घोषणा हो गई कि मृत। कल ही तेजस्वी जी ने बिहार में एक बयान दिया था विपक्ष के लोग लेकर के, तस्दीक हो गई। जो कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा लोकतंत्र पे संकट के बादल हैं, आपने प्रूव कर दिया साहब, मृत कर दिया लोकतंत्र को, ऑफिशियली डेड। भारत की कानून व्यवस्था, भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में कोई ऊपर नहीं है। उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक। बीते दिन 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन आज उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरी हुई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है। सर, सड़कों पर कांग्रेस आ गई और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनको एक बार सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 16 झूठ बोले थे, उन पर ध्यान क्यों नहीं?
ये विषयांतर करने की कांग्रेस की कोशिश है। कांग्रेस ने कभी न्यायालय का सम्मान नहीं किया, ऐसा पहला विषय नहीं है। कांग्रेस ने और उनके नेता राहुल गांधी ने कभी शब्दों का सम्मान नहीं किया, शब्दों से खिलवाड़ करने की कोशिश की। 7 मामलों में अभी जिस न्यायालय से जमानत पे है राहुल गांधी। 3 विषय ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जनप्रतिनिधि हैं, शब्दों की कुछ मर्यादा होती है, भाषा की मर्यादा होती है, लेकिन लक्ष्मण रेखा हमेशा लांघी गई है राहुल गांधी की तरफ से, इसलिए आज ये परिस्थिति बनी है। उधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो भारत की जनता की आवाज है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं और इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो क्या ये कीमत 2024 में चुनाव न लड़ने को लेकर भी कसौटी पर खरी जाएगी? क्या प्रियंका गांधी 2024 में अब कांग्रेस का चेहरा होंगी? ये सब सवाल और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे अश्विनी शाही जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संसद सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हुई है और इसी के बाद से चर्चा सरगर्म हो गई है कि अब 2024 का चुनाव अगर राहुल नहीं लड़ पाएंगे तो क्या प्रियंका अब आगे होंगी और राहुल पीछे हो जाएंगे? बहरहाल इन सबके बीच क्योंकि 6 बजे बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, कांग्रेस मुख्यालय में विशेष रूप से राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है और इसलिए इस बैठक पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मैं सबसे पहले स्वामीनाथ जी के पास चलती हूं और स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेसियों के लिए आज का दिन बहुत भारी है, अब बैठक होने वाली है और बैठक में क्या रणनीति, क्या प्रियंका गांधी को आप लोग आगे करेंगे अब 2024 के लिए? देखिए, अभी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता AICC 24 अकबर रोड पहुंच चुके हैं और जिस तरह से आप देखी होंगी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जिस तरह से आनंद फानन में अडानी को सवाल खड़ा करने पर जिस तरह से यह उनको संसद सदस्य निरस्त किया गया, वो कौन सा पूरे मोदी को अंकुश लगाए थे, बोले थे नहीं, टेक्निकली देखिए स्वामी जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन गलत स्टेटमेंट मत दीजिए ना। सुन लीजिए संसद से उनकी सदस्यता रद्द की गई है जब उनको कोर्ट द्वारा सजा सुना दी गई, उस सजा के आधार पर सदस्यता रद्द की गई है। अडानी के बयान देने पर तो सजा कोर्ट ने दी है ना, उसके बाद सदस्यता रद्द हुई। अब आप अपनी बात कीजिए, टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ बोलिए। के लिए है वो सारा षड्यंत्र वही अडानी के खिलाफ पार्लियामेंट में बात रखे थे, उसी अडानी को बचाने के लिए आप देखी होंगी। पहले 2019 का भाषण सुन लीजिए राहुल गांधी जी का। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसे को चोर कहा था और यह पूछा था कि सारा मोदी यानी सारे मोदी को चोर नहीं कहते कि मोदी सरनेम वाले क्यों लेके भाग गए जो देश का पैसा पूरी लाइन में तो उन्होंने बोला है ना कि मोदी सरनेम को ही लेकर ही तो आपत्ति दर्ज कराएगी। भी उनको माफी मांगने के लिए कहा गया, तो कहा माफी मांगी थी? भी माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी जी बोले मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी के सत्य अहिंसा के विचारधाराओं पर चलने वाला हूं और गांधी और नेहरू के जो मार्ग थे उसको मैं लेकर चला हूं, भारत को जोड़ने चला हूं। और इस तरह का लोग जिस तरह से देश को बदनाम करने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल कर एक चीज समझा दीजिए। आप लोग अहिंसा की बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी का ट्वीट भी कल भी था कि सत्य और अहिंसा की बात कर रहे थे, सत्य भगवान है, अहिंसा उसे पाने की साधना। आज कह रहे हैं कि भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। लेकिन आप लोग बार बार व्यवस्था या तंत्र को क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है? न्यायालय एक स्वतंत्र व्यवस्था है और आपको पता होना चाहिए कि विश्व स्तर पर, सुन लीजिए साहब, आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिनको इस बात का गुमान भी था और गुमान आज भी हमें तो गुमान है कि विश्व में भी हमारे यहाँ के न्याय तंत्र का डंका बजता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। आज आप लोग उसी न्याय तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं सर।
न्यायपालिका और अपने लोकतंत्र का किस तरह से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, आपसे और देश के 140 करोड़ जनता से नहीं बचा है। जो जनता चुन के 4 बार सर, से उसी कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दी है। उसी कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दी है। जिस कोर्ट पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, सुन लीजिए, जिस कोर्ट पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं उसी कोर्ट से जमानत मिली है। आज अगर जगह जगह कितने केसेस, 7 केसेस है ना, उनमें जमानत मिली है तो न्याय तंत्र के आधार पर ही मिली है। राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दी गई। ये मंशा उनका क्या है? अडानी को बचाने के लिए जिस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। 140 करोड़ जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस तरह से अडानी की सेवा करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी और देश का तंत्र को जोड़ा जा रहा है। संविधान का तकनीकी जो आधार है उसको आप लोग दरकिनार कर दे रहे हैं, उस पर आपको बात नहीं करनी है। ठीक है अश्विनी शाही जी, जल्दी से। ठीक है, समझ गए स्वामीनाथ जी। सुबह से ही बात सुने, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप तकनीकी आधार पर कुछ बात समझा सके। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि तकनीकी आधार पर कुछ आप बात समझा पाते, लेकिन सुबह से और कल से यही बातें चल रही है। अश्विनी शाही जी, एक बात तो तय हो गई है, बार बार ये कहा जा रहा है वो अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, माफी नहीं मांगेंगे और ये जो भी हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। आप डर गए हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो रिस्पॉन्स था वो आपने देखा और उसके बाद आप लोग डर गए हैं और इसीलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है। अश्विनी शाही जी, अहंकार और सलाहकार, राहुल जी का अहंकार कि वो गांधी परिवार के चिराग हैं और जो उनके सलाहकार हैं वो सलाहकार उनको गलत दिशा में ले गए। कल माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट ने ये कहा उनसे कि आप माफी मांग सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगा। उन्होंने अगर माफी मांग दिया होता तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट ना आता कि ये पहले भी ये काम कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको आगाह कर चुकी है। लेकिन राहुल गांधी जी ठहरे चश्मो चिराग नेहरू परिवार के, वो माफी नहीं मांगेंगे उनके सलाहकार लोगों ने। दूसरी बात, आज जब उनकी कल फैसला आया और आज उनकी सांसदी चली गई, लेकिन अभी तक किसी ने कोर्ट का रुख नहीं किया क्योंकि न्यायपालिका पर इनका भरोसा कभी उठता है कभी गिरता है। जिस दिन पवन बंसल जी की घटना हुई, जयराम रमेश जी कहते हैं टाइगर जिंदा है, और आज राहुल जी के मुद्दे पर देखिए पूरे देश में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? न्यायपालिका के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। आज कांग्रेस का तो संविधान पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, और सिर्फ लोकतंत्र की बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का हनन किया है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं बचा है, विदेश से मदद मांगी। अश्विनी शाही जी, लेकिन अब उनके पास देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी पूरे तरह से रास्ते बंद नहीं हुए, लेकिन हमारा आज का सवाल जो महत्वपूर्ण है और जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं अभी तो इफ एंड बट्स लगे हुए हैं, राहुल गांधी के पास अभी भी रास्ते हैं, वो ऊंची अदालतों में जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां से भी उन्हें किसी भी तरीके की रियायत नहीं मिलती है और आपके सामने प्रियंका गांधी को अगर खड़ा किया जाता है, तो क्या आपके लिए चुनौती अब डबल नहीं हो जाएगी, ज्यादा नहीं हो जाएगी? लवनी जी, अभी क्योंकि आप लोग लगातार, आप लोगों के नेता की तरफ से ही ये बयान आते रहे कि राहुल हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, तो राहुल नहीं तो प्रियंका को भी तो प्रोजेक्शन में दिया जा सकता है, क्या उन्हें चुनौती मानते हैं आप? लवनी जी, 2 उदाहरण देता हूं मैं। प्रियंका गांधी जी अभी 2022 के चुनाव में रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया उत्तर प्रदेश में, 7% वोट से 2% तक आ गई। वो कहां गया उनका कौन सा जादू है? ये तो और जब राजनीति के घर में बैठे रहिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब राजनीति के रण में आप उतरते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं, आपकी अच्छाइयां निकल कर आती हैं। राजनीति का ये रण ही कहता है कि राज्य स्तर पर जब चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, तो बहुत बड़ी परिस्थितियों में फर्क हो जाता है। और इसीलिए हिमाचल में भी आपने देखा था कि किस तरीके से, अगर उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देते हैं तो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण भी सामने आएगा, इसलिए उसे भी भारतीय जनता पार्टी को देखने समझने की जरूरत है। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि संपूर्ण विपक्ष भी अगर देखे तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी के पास अब चलती हूं, सीधे सपा का पक्ष रख रहे हैं। कपिल जी, आप लोगों को क्यों लगता है कि एक तानाशाही फैसला है, कि ये तो कोर्ट का फैसला है? कहां हो रहा है कि ये कोर्ट का फैसला है? तमाम अन्य फैसले हैं जो सरकार ले रही है वो तानाशाही। मैं कपिल जी की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज स्टूडियो में कपिल जी की आवाज दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है। हाँ जी कपिल जी, प्लीज अब बोलिए, आपकी आवाज अब मुझे सुनाई दे रही है। जी बोलिए कपिल जी, बोलिए प्लीज, कंटिन्यू कीजिए।
जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। कपिल जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बहुत सीधी सी बात है कि इस फैसले की बात नहीं कह रहा हूं, इस फैसले के तमाम ऐसे फैसले जो सरकार ने लिए वो लोकतंत्र के विरुद्ध हैं और वो तानाशाही पूर्वक लिए। जहां तक इस मसले का प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूं, इस पे एफआईआर तो दर्ज नहीं होती है, मानहानि कंप्लेंट केस होता है। ये कंप्लेंट केस बाजी लेकर के आता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि व्यक्ति, जाति किसी की व्यक्ति नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। और अगर किसी कोर्ट ने अपने न्यायिक विवेक से किसी चीज को लिया है तो उसकी अपील भी होगी और हो सकता है कि उसके सारे फैसले पलट जाए। फिर क्या होगा? मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये जो धारा है 499, ये किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है और इसमें कुछ अपवाद है जिसमें व्यक्ति के समूह आते हैं, जाति के समूह नहीं आते हैं, व्यक्ति के समूह आते हैं। जाति व्यक्ति नहीं है। आप अनुच्छेद 12 जाके पढ़ लीजिए। और ये सब जाति व्यक्ति नहीं ये है, हाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन जो टिप्पणी दी गई, कपिल जी मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं क्यों कह रहा हूँ इनका? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देखिए, इसके अंदर जो 500 के अंदर दंड दिया गया है वो सबसे ज्यादा 2 वर्ष का है और अधिकतम दंड दिया गया है। केवल शस्त्र भी लगाई जा सकती थी, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना। नहीं तो ये तो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है ना कपिल जी। आप पेशे से खुद वकील हैं, ये तो कोर्ट का विवेक है ना। और ये बार बार ये कहना कि कंप्लेनेंट कोई है, तो क्या कोर्ट में ये देखा गया था पार्टी कौन सी है, मेंबर कौन सा है, किसके लिए, क्या राहुल गांधी के लिए क्या अलग हो जाते हैं क्या सारे नॉर्म्स? मधु जी सबसे महत्वपूर्ण ये है, बार बार जब विपक्ष की तरफ से एक दलील दी जा रही है कि कंप्लेनेंट को देखिए, जिनका नाम लिया गया है वो लोग तो पहुंचे नहीं, कोई थर्ड पार्टी पहुंचती है। तो ऐसे में ये जो फैसला है, इसीलिए इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और फिर अभी अभी जैसा कपिल जी कह रहे थे कि जाति और व्यक्ति में अंतर होता है, उन्होंने व्यक्ति विशेष की बात कही थी, ना कि जाति विशेष पे जिस पर ये सजा सुनाई गई है। तो इस आधार को लेकर संविधान और कानून किस तरीके से क्या राहुल गांधी किस तरीके से देखता है? क्या राहुल गांधी के लिए अभी भी कोई रास्ता बचा है? मधु जी। लवनी जी, मैं 3 बिंदु रखना चाहूंगा, आप मुझे समय देंगी प्लीज? जी। मैं अधिवक्ता हूं और अधिवक्ता होने के नाते सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सत्य का संभाषण करूं, कानून की व्याख्या करूं। अभी स्वामीनाथ जायसवाल जिस ढंग से माननीय न्यायालय पर आक्षेप कर रहे थे, मैं उस पर सबसे पहले अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं और मैं बता दें, शासन है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और ये राहुल गांधी कोई राजा नहीं है, एक हमारी तरह नागरिक है। अगर इसकी धज्जियां उड़ाने पर आ गए तो बहुत इसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम उस चीज पर न जाएं। हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अपने आप को एक विशेष अधिकार वाला व्यक्ति समझता है। हर व्यक्ति ये समझता है कि केवल वो है, उसकी सुनी जाए और कुछ नहीं है, वो माननीय न्यायालय पर कीचड़ उछाल देगा। अभी कपिल जी बड़ा कानून बता रहे थे, उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अगर केवल वो मोदी कहता, राहुल गांधी मोदी कहते, तो केवल मोदी के विषय में था, आपके माननीय प्रधानमंत्री पर था। उन्होंने मोदी सरनेम की बात की, उन्होंने मोदी को जनरलाइज किया। जितने एंटायर मोदी कम्युनिटी के लोग हैं या मोदी जाति के लोग हैं, सब पर उन्होंने आक्षेप लगाया, वो मुकदमा था। और एफआईआर और कंप्लेंट केस, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 200 सीआरपीसी में अगर पुलिस नहीं सुनती है किसी विषय में तो कंप्लेन ही फाइल होता है। 302 के भी कंप्लेन फाइल किए गए हैं, मर्डर के भी कई कंप्लेन फाइल किए हुए। हमारे देश की व्यवस्था है, अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो कंप्लेन केस फाइल किया जाता है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। 499 और 500, उसमें अधिकतर कंप्लेन ही फाइल किया जाता है, कंप्लेन केस को प्रोसीड किया जाता है, एविडेंस को वे किया जाता है। एक दिन का मैटर नहीं है, उसमें आपको क्रॉस एग्जामिन करने का बिल्कुल प्रॉपर समय मिलता है। उसके बाद एविडेंस को वे करके कन्विक्शन होता है। अब रही बात
राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर आप आर्टिकल 102(1)E पढ़ेंगे तो पाएंगे कि संवैधानिक व्यवस्था है कि किसी भी मेंबर को, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, अगर वो 2 साल की सजा हो गई तो वो अपने आप डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब रही बात राहुल गांधी को, क्या उनके पास रास्ता है? देखिए, राहुल गांधी के पास रास्ता है कि उस मजिस्ट्रेट, जो माननीय मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, उसके आदेश को चैलेंज करें। वो सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट वे करेगा। सेशन कोर्ट ये भी पा सकता है कि ये जो कन्विक्शन है बैड इन लॉ है, उसको सेटिस्फाइड कर देगा, उनको सर्टिफाई कर देगा। लेकिन अगर सेशन कोर्ट पाता है कि नहीं, कन्विक्शन इज नॉट बैड इन लॉ, कन्विक्शन इज करेक्ट, बट सेंटेंस को कम कर देगा, दैट्स इट। लेकिन वो फर्दर प्रोसीडिंग्स है, अभी वो तो गए नहीं है, अभी सेशन कोर्ट में उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की है। ठीक है, पहले वो अपील दायर करेंगे। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस वक्त स्वामीनाथ जी तो नहीं है, अब हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मैं मुकुल जी आपकी बात को ही उन तक पहुंचाती हूँ। लोकेश जी, अब चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी के पास रास्ता क्या बचा हुआ है। तो कल जिस तरीके से जब सजा का ऐलान किया गया था, उसके बाद ही ये सवाल उठने लगे थे कि अब सदस्यता पर ग्रहण लग चुका है, सदस्यता खतरे में है। लेकिन 24 घंटे हो गए थे, आप लोग कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए ही, मतलब राहुल गांधी के लिए अपने ही घातक साबित हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े वकीलों की लॉबी आप लोगों के पास है, लेकिन राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं हो पाया। क्या राहुल गांधी के लिए पार्टी के अंदर ही किसी तरीके की कोई ऐसे लूप होल्स हैं जो उनके लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है? और क्यों नहीं आप लोग गए कोर्ट अभी तक? क्यों आप लोग किस बात का इंतजार हो रहा था फिर? देखिए, मैं एक एक मुद्दे पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर बात अपनी रखूंगा। देखिए, अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे वे सही कह रहे थे कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस लिखे गए हैं, और इसी के साथ लिली थॉमस का केस भी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन ए क्लॉज 3 के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वह व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और लिली थॉमस केस ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 4 को एनल कर दिया था। लेकिन संविधान में हम आर्टिकल 103 की बात करते हैं, जो प्रोसीजर सेट करता है किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन करना है। आर्टिकल 103 में क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई भी प्रश्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर उठता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन अपनी एडवाइस देगा जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि स्पीकर साहब ने प्रेसिडेंट को सूचित क्यों नहीं किया, आर्टिकल 103 के तहत जो प्रोसीजर सेट है संविधान द्वारा उसके मुताबिक क्यों नहीं चले। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आपके आता हूं कि जो वर्डिक्ट दी है सूरत कोर्ट ने, अब उसमें देखिए हम सेक्शन 499, 500 और 504 की बात करते हैं, तो सेक्शन 499 क्लियरली वर्डेड है कंसर्निंग एनी पर्सन, और सेक्शन 504 में क्लियरली मेंशन है कि लाइकली टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन, अ ब्रीच ऑफ पीस और कमिट एनी ऑफेंस। तो ना तो कोई ऑफेंस हुआ था उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद में। 504 तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस बेसिस के ऊपर वो जो स्टेटमेंट दिया गया है, सरनेम कहेंगे, जिस सरनेम पर, ये देखिए व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, ये सरनेम जोड़ा गया, सरनेम को लेकर कहा गया कि आप लोगों ने एक कम्युनिटी को एक तरह से उनकी हार्मनी को ठेस पहुंची। आप सुनिए मेरी बात, अगर कम्युनिटी को लेकर किया है तो उसका प्रावधान अलग है। सेक्शन 499, 500 और 504 एक व्यक्ति विशेष को लेकर। ठीक है मधु जी, जरा इस पर जो आप अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक सेपरेट प्रावधान है जिसके तहत प्रक्रिया बहुत अलग है। अगर आप लोकेश जी समझदार है, मुझे पहली बार ठीक है जल्दी से 20 सेकंड में जरा क्लियर कर सके। हाँ,
लोकेश जी, एक सेकंड, आपने जो बात कही थी जरा एक बार मधु जी, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उस आपने जो प्रोसेस पे सब कहा है, जरा एक रिएक्शन मधु जी का ले लेती हूँ पहले जल्दी से। लोकेश जी समझदार है, मुझे खुशी हो रही है कि एक राजनीतिक व्यक्ति समझदारी की बात कर रहा है, लेकिन एक गलत बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी, उन्होंने कहा कि ये मोदी लोग, जो राहुल जी का मैंने सुना, उनका कहना है कि मोदी सरनेम वाले लोग, उन्होंने जनरलाइज किया। जब जनरलाइज कर दिया किसी चीज को, तो दैट हैज गॉन अगेंस्ट द कम्युनिटी। सो फार, आई एम सॉरी मिस्टर लोकेश, दिस द फैक्चुअल पोजीशन इज डिफरेंट व्हाट एवर ही वाज सेइंग। थोड़ा जल्दी से सर, द फैक्चुअल पोजीशन इज दिस, as soon as Rahul Gandhi stated in his statement that राहुल सरनेम, मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? ठीक है, ये मोदी सरनेम ही क्यों है? तो ये मोदी सरनेम कहना, ठीक है, मोदी सरनेम कहना ही उनके लिए थोड़ा घातक साबित हो गया है। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अश्विनी शाही जी, लास्ट कमेंट जल्दी से आपका 10 सेकंड में लेना चाहूंगी कि अब क्या? ठीक है मधु जी, प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बिकॉज हमारे पास भी समय की कुछ सीमाएं हैं, राहुल जी के पास भी समय की सीमाएं थी, लेकिन अब बड़ी मीटिंग हो रही है। अश्विनी शाही जी, लास्ट कमेंट जल्दी से आपका, अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 24 अकबर रोड पर एक रणनीति तैयार होने वाली है, जल्दी से सर। जी, रणनीति तो कांग्रेस को बनाना है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही। नहीं तो उनकी रणनीति में विक्टिम कार्ड भी होगा, उनकी रणनीति में विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा सर। नहीं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, जो हुआ है उसको समाज तक पहुंचाने का काम हमारा है। एक ओबीसी समाज को अगर अपमानित करने का काम किया गया है, जिसके लिए जज साहब ने सजा दी है इनको, वो हमको समाज तक पहुंचाना है। ठीक है, आपने समाज तक पहुंचाने का काम कर दिया है, लेकिन कोर्ट की सजा पर यह कहा जा रहा है कि ये तानाशाही फैसला है। अब फैसले पर सवाल है, लेकिन इस सवाल के बीच में जो बवाल है, राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि सदस्यता तो रद्द हो चुकी है। रास्ते बहरहाल मुकुल जी ने बताए, अगर कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो वकील भी हैं, और राकेश जी भी जैसा समझा रहे थे, अगर मुकुल जी की बातों को समझ सके तो शायद राहुल जी के लिए रास्ता है, नहीं तो क्या राहुल नहीं तो प्रियंका। चुनौती किसकी, कितनी बड़ी, किसके लिए ज्यादा बड़ी, नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। और अभी बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।